आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2024 का करंट अफेयर्स, यानी कि अभी तक आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है उसको हम कवर करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 ये आपका अपलोड हो चुका है और ये टोटल 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है। यानी कि वीडियोस के माध्यम से आपका पूरे 5000 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे साल में, और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस जो अभी तक के यहाँ पर हुए हैं। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन ये है आपने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में सुना होगा, जो कि हमारे डीपीएसपीएस में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 44 में। तो ये क्या कहता है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून होगा, और ये अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है किसमें? आपका उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड की सरकार ने एक विधेयक यानी कि एक बिल को पारित किया है, और उसके बाद ये बन जाएगा पहला राज्य जो आज़ादी के बाद अपने स्टेट में यूसीसी को अपनाएगा। तो ध्यान रहेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का बिल ये किसने पेश किया है, या फिर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अब समान नागरिक संहिता ये अगर हम बात करें सबसे पहले किस राज्य में है, तो ये गोवा में है, और ये पोर्तुगीज के टाइम का ही है। मतलब जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, शासन किया था, उसी दौरान यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया था, और तब से ये अभी तक चला आ रहा है। इसके बाद अगर कोई स्टेट होगा तो वो बनेगा आपका उत्तराखंड। कहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में? तो अगर आप संविधान पढ़ोगे, संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 ये बात करता है किसकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी 2 कैपिटल है, एक है देहरादून जो इसकी शीतकालीन राजधानी है, और दूसरा है गैरसीन जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो ये है पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल तो ये है गुरमीत सिंह। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान जो कि है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए देश का सर्वोच्च सम्मान ये इस साल दिया जाएगा 5 लोगों को, जिनके नाम है चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन जी, कर्पूरी ठाकुर, और साथ ही में लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन सभी को जो है इस साल का भारत रत्न ये दिया जाएगा साल 2024 के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये कौन कौन थे इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मरणोपरांत इन्हें मिला है। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी अभी डेथ हुई थी 2023 में रिसेंटली। और इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक, तो वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक, तो सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। वहीं बात करें कर्पूरी ठाकुर जी की, तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और फिर नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य यहाँ पर किया हुआ है। तो ध्यान रहेगा 2024 के लिए कुल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व बैंक के द्वारा जारी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है उसमें भारत की रैंक, तो भारत आता है 38 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की रैंक इसमें होने वाली है 38वीं। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर भारत की रैंक तो हमने बताई 38 है। लास्ट जो इसकी रिपोर्ट आई थी 2018 में, तब भारत की रैंक ये थी 44। टॉप 2 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पर आता है सिंगापुर, और फिर आता है आपका फिनलैंड। और जारी करता ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व दलहन दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस 2024 की बात करें तो ये बना है 10 फरवरी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कोई भी डेज आता है तो उसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार की जो थीम है वो है दालें,
पौष्टिक मिट्टी और लोग यानी कि पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। और उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है स्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। ऐसा माना जाता है कि दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये हम यहाँ पर डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में देखने के लिए मिलता है, तो वो मिलता है सोयाबीन में, अराउंड 45 to 46%। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो सम्मानित अतिथि ये है भारत, तुर्की और कतर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन तीनों देशों को, जो कि है भारत, तुर्की और कतर। देखिए पहले तुर्की, ये तुर्की के नाम से हम जानते थे, टर्की, तुर्की, आप कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है तुर्की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी कंट्री है यहाँ पर कतर, और तीनों को ही यहाँ पर सम्मानित अतिथि के तौर पर जो है यहाँ पर नामित किया गया है। आयोजन कब होने वाला है सम्मेलन का? तो 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में ये होगा। कहाँ पर? दुबई, यूएई में। और इसका विषय होने वाला है भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दी है? तो देखिए मुफ्त वीज़ा नीति की अगर हम बात करें, यानी कि फ्री में, अगर मतलब बिना वीज़ा के आप जा सकते हो, कहाँ पर? तो ये अभी बात हुई है ईरान से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा क्यों किया ईरान की सरकार ने? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो ईरान और भारत के बीच में जो टूरिज़्म सेक्टर है, जो पर्यटन सेक्टर है, उसको बढ़ावा देना चाहती है। तो इसीलिए वहाँ की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री वहाँ पर अलाउ की है। ईरान की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाती है तेहरान, मुद्रा हो जाती है तोमान, राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी, और सर्वोच्च नेता की बात करें तो वो आते हैं अली खामेने। फिर है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो देखिए अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा, तो इसकी घोषणा की है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो कि दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नई दिल्ली ने क्या क्या है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लोगों के लिए बस में फ्री यात्रा की यहाँ पर घोषणा की गई है। फिर ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त, तो ये नियुक्त हुए हैं कौन? इनका नाम है गिरिधर शिवरामन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेने वाले हैं चिन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके बगल में है न्यूजीलैंड, ठीक है, और उसी के नीचे आपको छोटी सी कंट्री दिखती है तस्मानिया, राइट। तो ये ओशियाना महाद्वीप पड़ता है वो वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके अलावा राजधानी इसकी कैनबरा हो जाती है। मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में तो वो एंथनी एल्बनीज हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास ये अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है असम, गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें माँ कामाख्या कॉरिडोर की, तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है आफ्टर काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। यानी कि उज्जैन महाकाल और काशी विश्वनाथ के बाद में जो कामाख्या मंदिर है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है। अब ये है कहाँ पर? असम में। तो असम के बारे में जाने तो इसकी कैपिटल ये हो जाती है दिसपुर। मुख्यमंत्री है यहाँ पर कौन? तो ये है हेमंत विश्व शर्मा, और राज्यपाल तो ये है गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो देखिए अगर हम बात करें अनुराग सिंह ठाकुर जी की, तो उन्होंने पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो अगेन ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओगे कि जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, अभी काफ़ी सारे न्यूज़ में ये आता है, काफ़ी सारे खेल का इनॉग्रेशन करते हैं, तो ये हमारे किस मंत्रालय के, मतलब
कौन से पद के ये मंत्री हैं? तो आप इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पर ये हो चुका है कि पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप्स, इसका उद्घाटन इन्होंने ही किया है। नाम है इनका अनुराग ठाकुर। कहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। अब इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 के बीच का इसमें आयोजन हुआ है। आयोजन स्थल था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसमें कुल 3 स्पर्धाओं, जैसे कि तैराकी हुआ, वाटर पोलो हुआ या फिर डाइविंग स्पर्धाओं का ही इसमें आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर आपने नाम सुना है बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना की बात अगर हम करें तो 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सचिवालय या फिर हेडक्वार्टर तो ये ढाका में है। और इसके जो महासचिव हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी इनकी जनवरी में नियुक्ति हुई थी। नाम है इनका इंद्रमणि पांडे, जो कि भारतीय राजनयिक हैं। इसलिए काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डबल मार्क कीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ONGC, उसके सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है कहाँ पर? गोवा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा राज्य में ONGC के जो सी सर्वाइकल सेंटर है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अब सर्वाइकल आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, बजट में भी इसकी बात की गई है। तो आप मुझे बताओगे कि केंद्र सरकार ने बजट में कितने साल से कितने साल की लड़कियों को इस टीके की बात की गई है, जो कि है सर्वाइकल का टीका। ठीक है, तो ये आप भी मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए उद्देश्य ये मैं आपको बता देती हूँ कि सी सर्वाइकल सेंटर का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करना और उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी को सुनिश्चित करना। ONGC की बात करें, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसके अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। फिर है अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये अभी बने हैं नायाब बुकेले। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अल सल्वाडोर की बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। राजधानी इसकी सैन सल्वाडोर है। US डॉलर यहाँ पे मुद्रा इस्तेमाल होती है और राष्ट्रपति अभी बन चुके हैं नायब बुकेले। सेंट्रल अमेरिका का मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये है नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ ये है आपका साउथ अमेरिका और बीच में जो ये मैक्सिको से निकलकर यहाँ पर जो ये पोर्शन आता है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। और यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला ये रखी है तेलंगाना हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर रखी है? तो जो हैदराबाद का सलारगंज संग्रहालय है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और ये भी एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि सलारगंज संग्रहालय या फिर सलारगंज म्यूजियम ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हैदराबाद। तेलंगाना की बात करें, स्थापना हुई थी 2014 में, राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जो अभी नियुक्त हुए थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्यपाल ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2024 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? तो देखिए 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। उसकी थीम जो है वो निर्धारित हो चुकी है, जो कि है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में एशियाई विकास बैंक जिसको हम कहते हैं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी कंट्री निदेशक या डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मियो ओका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नाम आया है ADB का। अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन अगेन मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ADB की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है और अध्यक्ष इसके मासुको अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो कि है भारत रंग महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है कच्छ गुजरात में। ऑप्शन नंबर
ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। कब से कब तक ये चल रहा है, तो 1 से लेके 21 फरवरी 2024 के बीच में ये हो रहा है। और इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी के द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? इनका नाम है अदिति गोपीचंद, जो कि कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख ये अभी बने हैं, नाम है इनका उपेंद्र त्रिवेदी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इंडियन आर्मी की बात आई है तो मुख्यालय इसका डेफिनेटली आपको नई दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और इसका जो आदर्श वाक्य है यह है सेवा परमो धर्म, यानी कि स्वयं से पहले सेवा। फिर है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव ये बने हैं अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, वो तो बने हैं स्वास्थ्य सचिव, लेकिन अगर आपसे बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की तो वो है मनसुख अल मंडाविया। मुख्यालय है इस मंत्रालय का नई दिल्ली में और स्थापना इसकी हुई थी 1947 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव ये बनी है, इनका नाम है राधा रतूड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी, मतलब राधा रतूड़ी। ठीक है, अब ये उत्तराखंड की ना 18वीं मुख्य सचिव बनी है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। कैपिटल 2 होती हैं, देहरादून और गैरसेन है जो कि ग्रीष्मकालीन है और देहरादून इसकी शीतकालीन है। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह और इसका जो हाई कोर्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा नैनीताल में। फिर है, यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यमन के नए प्रधानमंत्री ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, नाम है इनका अहमद अवद बिन मुबारक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। यमन की बात करें तो राजधानी है इसकी साना, मुद्रा है यमनी रियाल, प्रधानमंत्री है अहमद अवद बिन मुबारक और राष्ट्रपति तो ये है रसद अल अलीमी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया है? तो श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया है 4 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि श्रीलंका जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है उसने 7 फरवरी 2024 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया है। थीम क्या है इसकी? तो थीम है लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री। श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो इसकी वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनापुरा कोटे इसकी यहाँ की प्रशासनिक केंद्र यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। मुद्रा की बात अगर हम करें तो श्रीलंकाई रुपया वहाँ पर यूज़ होता है। राष्ट्रपति है रणल विक्रमसिंघे, इंपॉर्टेंट नाम है, और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम वाला शहर ये कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर है? तो ये है आपका पूरे विश्व में लंदन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो अगेन टॉम कंपनी जो कि एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में इसको जारी करते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पर आता है लंदन, फिर आता है डबलिन और फिर आता है टोरंटो। लंदन यानी कि इंग्लैंड का शहर है, डबलिन यानी कि आयरलैंड में है और टोरंटो जो कि आपका कनाडा में है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 2 शहर हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको बेंगलोर में देखने के लिए मिलेगा और फिर आता है पुणे, यानी कि बेंगलोर को मिला है 6वां स्थान और पुणे को मिला है 7वां स्थान। फिर है, कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं PS दिनेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और राज्यपाल तो ये है थावरचंद गहलोत। फिर है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो अगर हम बात करें चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 ये हमने मनाया है 4 फरवरी को। इसके अलावा 4 फरवरी को हमने श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करना है ताकि मल्टीपल चीज़ें आपको साथ में याद रहें और आप उनको इंटर रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये हमने मनाया 4 फरवरी को।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या फिर आपके विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके बीच में सहिष्णुता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पहली बार ये मना था 2021 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन ये आयोजित किया गया? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? सही आंसर इसका होगा नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फरवरी 2024 में सभी राष्ट्रमंडल देशों के जितने भी आपके यहाँ पर महान्यायवादी थे और सॉलिसिटर जनरल थे उनका सम्मेलन हुआ है आपका नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, नाम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और थीम रखी गई है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। और अगर हम बात करें भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल तो ये है आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तो ये है तुषार मेहता। फिर विश्व कैंसर दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 2024 की बात करें तो ये मना है अगेन 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस की बात करें 2024 का विषय तो ये था क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। और ये दिन बेसिकली कैंसर के बारे में जितनी भी अवेयरनेस है उसको फैलाता है, उनकी रोकथाम को आप कैसे उनको रोक सकते हो, कैसे आप उनका उपचार इलाज कर सकते हो, उसके बारे में बेसिकली ये कैंपेन शुरू करता है। तो इसीलिए इसको हम डे को सेलिब्रेट करते हैं। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा यानी कि जिसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये किया आईआईटी कानपुर ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आईआईटी कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबे टनल को इसका नाम दिया गया जिगर ठंडा S2। और इसका महत्व बेसिकली ये होने वाला है कि इस टनल से भविष्य में जितने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं या रॉकेट लॉन्चर हैं उन व्हीकल को अधिक गति अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि आपने कई बार मिसाइल्स के नाम सुने होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल और एक यहाँ पर आई है आपकी क्रूज मिसाइल। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना वो पूरा ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करती है, पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ को कवर करती है। और जो क्रूज मिसाइल्स होती है वो नीचे की तरफ चलती है और वो कुछ इस तरीके से मतलब मियंडर होके वो शो करते हैं। मतलब बेसिकली इनके ना चलने के ऊपर ही डिपेंड करता है, थोड़ा रास्ता अलग अलग होता है तो उसी हिसाब से इनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि क्रूज जो है वो ग्राउंड से काफ़ी टच होके चलती है नीचे की तरफ और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो थोड़ा प्रोजेक्शन लेके चलती है। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये की है अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो कि है नासा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नासा की बात करें, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष है इसके बिल नेल्सन और इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है घर पोर्टल का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विकसित किया है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्य और झारखंड सहित सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लापता और पाए गए बच्चों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो डेफिनेटली आपने मूवी देखी होगी सुपर 30 जो कि ऋतिक रोशन की मूवी है। ठीक है, तो उसी के संस्थापक है आनंद कुमार। तो किस देश से गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है किससे? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आता है कि गोल्डन वीज़ा क्या होता है? तो देखिए गोल्डन वीज़ा बेसिकली एक मुख्य रूप से इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और टैलेंटेड छात्रों को यूएई में 5 से 10 साल तक देश में रहने का परमिट प्रदान करती है।
और यूएई सरकार ने देश में प्रतिभाशाली लोगों को बनाए रखने के उद्देश्य से इस वीज़ा की शुरुआत की है। यूएई की बात करें, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कजाकिस्तान की बात करें, नए प्रधानमंत्री ये बने हैं ओजलस बेक्टनोव। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कजाकिस्तान की बात करें, राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे, प्रधानमंत्री अभी बने हैं ओजलस बेक्टनोव और राष्ट्रपति तो ये कासिम जोमार्ते तोकायेव। फिर क्वेश्चन है आपका, बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है नीमा सरीखानी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। याद आप ऐसे करें कि भालू जो है वो सो रहा है सिर रखकर, तो सही आंसर है सरीखानी। ठीक है, तो ये इसको मिला है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023। फिर है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह जो कि विविधता का अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। नाम है इसका विविधता का अमृत महोत्सव। तो देखिए, विविधता का जो अमृत महोत्सव है इसका उद्घाटन ये किया है नई दिल्ली में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर है वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये है क्या? तो इस योजना के माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी आयु है 65 साल से अधिक, उनके खाते में सीधे तौर से मतलब डायरेक्टली आपके खाते में क्या आएंगे 3,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये है यहाँ पर मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। फिर किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस जो कि है नीतीश को लॉन्च किया है? तो जो आपदा चेतावनी डिवाइस है नीतीश, इसको लॉन्च किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये है बिहार इसका सही आंसर। और आपने अभी सुना होगा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये बिहार की 9वीं बार यहाँ पर लगातार क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। तो ध्यान रहेंगे, नीतीश डिवाइस को किसने लॉन्च किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने। और नीतीश की फुल फॉर्म होती है, वो फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। नीतीश डिवाइस को आईआईटी पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया और इसका उद्देश्य है आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को अलर्ट देना। फिर राष्ट्रीय काला या फिर HIV एड्स जागरूकता दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय काला और HIV एड्स जागरूकता दिवस ये मना है कब? तो ये मना है 7 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थीम अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम है जुड़े, शिक्षित करें, सशक्त बनाएं और काले समुदाय में HIV एड्स को समाप्त करने के लिए एकजुट हों, यानी कि एंगेज, एजुकेट और एम्पावर, यूनाइट टू एंड्स HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। फिर पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण ये किसने किया है? तो ये किया है CDS अनिल चौहान ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, जब आप CDS का नाम सुनेंगे तो आपको CDS जनरल विपिन रावत जी के बारे में आपको ज़रूर याद आएगा। तो ये हमारे देश के पहले CDS थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनकी जो है एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद देश के दूसरे CDS ये बने थे अनिल चौहान, और इन्होंने ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक का यहाँ पर अनावरण किया है। फिर है भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IRCTC ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है रामायण सर्किट ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है भारत के किस राज्य में पहली बार धूल भरी अपोलो तितली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई, ये देखी गई है? आप इमेज में देख सकते हो, ये है प्यारी सी डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई, और ये भारत में पहली बार देखी गई है हिमाचल राज्य में पहली बार देखी गई है। कहाँ पर? चंबा में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि असम वैभव सम्मान 2023 से
किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं रंजन गोगोई को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रंजन गोगोई की बात करें तो ये 46 नंबर के हमारे जो हैं चीफ जस्टिस यहाँ पर रह चुके हैं। और वर्तमान में जो हमारे CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो है DY चंद्रचूड़ जी। तो देखिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, जो भारत के 46वें CJI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। फिर एक किस देश में 19वीं शताब्दी का उत्सव जो कि है गोरू जुदाई, जिसको हम बुल फाइटिंग कहते हैं, वो आयोजन उसका किया गया? तो ये हुआ है नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो नेपाल के तारुका में वार्षिक बुल फाइटिंग उत्सव का आयोजन हुआ है और इस त्योहार को गोरू जुदाई या फिर आप कहें बुल फाइटिंग इसके नाम से जाना जाता है। नेपाल का नाम आए तो नेपाल की बात करें हमारी नेबरिंग कंट्री में ही आती है। राजधानी है काठमांडू। यहाँ पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है रामचंद्र पडौल और यहाँ के प्रधानमंत्री तो ये पुष्प कमल दहल। फिर एक ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति ये बने हैं बर्नार्डो एरोवेलो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें तो राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल। फिर एक ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक की अगर हम बात करें इस पर आता है चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब भारत तो है चौथे स्थान पर। शुरू की जो 3 कंट्रीज़ है उसमें नाम आता है अमेरिका पहले नंबर पर, फिर आता है रशिया एंड देन आता है चाइना और फिर उसके बाद आती है भारत की बारी जो कि आता है चौथे नंबर पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर संयुक्त अरब अमीरात ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं, इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये है कौन? तो अगर आपने नाम सुना होगा फीफा का तो उसी के अध्यक्ष हैं। फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में। फिर जनवरी 2024 में किस राज्य में मलयालम जनजाति द्वारा, ये जनजाति का नाम है, इसके द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव जो कि मकराविक्कलू उत्सव, इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए सबरीमाला में 15 जनवरी 2024 को मकरविलक्कू उत्सव धूमधाम से मनाया गया और मकरविक्कलू जो है ये केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति के आयोजन पर यह वार्षिक उत्सव है। और इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो मंदिर में दीप आराधना करने के लिए आरती का इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें दीपक यूज़ होता है उसी को यहाँ कहा जाता है मकरविलक्कू। फिर भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें LIC की तो इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, संस्थापक है यहाँ की भारत सरकार के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। स्थापना हुई थी 1956 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 ये किसने जीता है? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? तो ये हुई है अभी फारसी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका अगेन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक है तो 9 कौन कौन सी है? तो देखिए वो है तमिल जो कि 2004 में यहाँ पर शामिल हुई थी, फिर संस्कृत है, फिर कन्नड़ तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में और 2024 में 3 हुई है फारसी, पाली और प्राकृत। फिर है आपका भारतीय सेना ने एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है संभव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। संभव की बेसिकली यहाँ पर फुल फॉर्म है जो कि सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, और इसका उद्देश्य है भारतीय सेना के सामने आने वाली सूचना सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना। फिर नई दिल्ली में आयोजित शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हुआ है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
विषय है इसका द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम स्टेडियम जाम्बांसपोरा का नया नाम ये क्या किया गया? तो ये हुआ है जनरल विपिन रावत स्टेडियम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने शिक्षा उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड इस अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये अभी हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अभियान का उद्देश्य तो करियर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण और योग प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त या फिर आपका विशेष कक्षा यहाँ पर आयोजित करना। फिर नीति आयोग की बहुआयामी गरीब रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये आए हैं लगभग 25 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब नीति आयोग की बात यहाँ पर आई है तो नीति आयोग ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था। स्टैब्लिशमेंट इसकी भी थी 2015 में 1 जनवरी। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी इंपॉर्टेंट है। सीईओ ये है BVR सुब्रमण्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। फिर है भारत की लाइट वेट टैंक जो कि है जोरावर, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है या फिर किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है DRDO। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये टैंक बेसिकली अप्रैल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा जिसे पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। DRDO की बात करें स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका DRDO भवन जो कि नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर सबसे उम्रदराज ओलंपियन और पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था अजीत सिंह गिल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर वित्त वर्ष 2022-23 रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये बेसिकली मिला है REC लिमिटेड को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और बेसिकली किस कैटेगरी में मिला है? तो ये मिला है इन्हें वित्तीय सेवा क्षेत्र, बैंकिंग और बीमा के अलावा श्रेणी में। फिर किस महाद्वीप पर दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन यानी कि व्हाइट पेंगुइन ये देखा गया है? तो ये देखा गया है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारतीय नौसेना अकेडमी जो कि अजीमाला के कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत मैकार्टी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर भारतीय नौसेना का नाम आया है तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और हर साल हम नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। आदर्श वाक्य इसका शहर नौशवरन और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस के टीके जिसका नाम है CHAD ChAdOx1 निपाह बी का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारत और किस देश के बीच में लिथियम अन्वेषण यानी कि लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हुए हैं भारत और अर्जेंटीना के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारत की सरकारी स्वामित्व कंपनी वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ में 2 अरब रुपए यानी कि आप कहें 24 मिलियन के करीब लिथियम अन्वेषण के समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भारत की पहली ISO 27001 प्रमाणित फर्म कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की बात करें संस्थापक है प्रद्युम्न चटर्जी। स्थापना हुई थी 1985 में और मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फिर जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। IISF यानी कि आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका केंद्रीय विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। और उद्देश्य इसका वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धि को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच में जागरूकता फैलाना। फिर ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अमृत इसकी शुरुआत ये हुई है केरल में। ऑप्शन नंबर
ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अमृत की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, और इसका उद्देश्य है बेसिकली फार्मेशियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स दवाओं के ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्यों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्याधुनिक उपयोग पर अंकुश लगाना। फिर 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो 15 जनवरी 2024 को मनाए जा रहे 76वें सेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के में जो छावनी है वहाँ पर एक कार्यक्रम भी हुआ है जिसका नाम था सूर्य संध्या। फिर किस स्पेस एजेंसी ने जासूसी उपग्रह जो कि ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये हुआ है जाक्सा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेपण तिथि थी इसकी 12 जनवरी 2024 तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। रॉकेट का इसमें जो इस्तेमाल हुआ था वो प्रक्षेपण यान H2A रॉकेट था यहाँ पर, और उद्देश्य था ऑप्टिकल 8 उपग्रह को मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाना। फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 ये मना है 16 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विषय क्या है इसका? तो विषय स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनाइट पोटेंशियल। तो ये इसकी थीम यहाँ पर होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दिवस की तो 15 जनवरी 2022 को घोषणा की गई थी और तभी से इसको हम मनाते आ रहे हैं। फिर 75वें एमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है सक्सेशन ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए एमी अवार्ड्स जो हुए थे सक्सेशन ने बेस्ट ड्रामा की कैटेगरी में अवार्ड जीता है। कुल मिलाकर इस मूवी ने 6 अवार्ड यहाँ पर जीते हैं। बेस्ट एक्टर तो ये कीरन कल्किन है और बेस्ट एक्ट्रेस तो ये है सारा स्नोक। फिर है मवेशियों का त्यौहार जो कि है कनुमा, इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण आरक्षण है सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दाव लगाना, और जिसे हम कहते हैं पुशुवुला पांडुगा। फिर है जनवरी 2024 में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन बने हैं? तो देखिए फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये बनी है दीप्ति शर्मा और मेल में बने हैं पैट कमिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों। और दीप्ति शर्मा अभी यूपी सरकार के द्वारा डीजीपी के पद पर भी नियुक्त की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 के लिए बने हैं कौन? पैट कमिंग्स और साथ ही में दीप्ति शर्मा। फिर द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ यानी कि न्यूट्रल एम्पायर कौन बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन से सू रेडफोर्न। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैप्स्टर 09 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हुआ है सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अभी कैप्स्टर 09 ये है क्या? तो एक 3 दिवसीय प्रोग्राम था जिसका उद्घाटन 17 जनवरी को हुआ और इसका विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वॉरफेयर, और इसका आयोजन मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल के 12वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया गया है। फिर किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO कॉफ़ी उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारत 57 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। FAO की बात करें तो ये संयुक्त रूप से ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसको हम कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। मुख्यालय इसका रोम में है और वर्तमान में इसकी जो महानिदेशक है वो है क्यूयू डोंगियो, और हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस हर साल के 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शहर में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो ये क्या है? मुंबई महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन ये हुआ है 12 जनवरी 2024 में और भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना ये इसका इस साल का विषय था, यानी कि डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, और उद्देश्य है इसका सरकार, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना।
फिर लाई चिंग ते, ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ताइवान से। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चाई तिंग ते, ते से ताइवान, तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। नाम है इनका लाई चिंग ते। ताइवान की बात करें, राजधानी है ताइपी सिटी, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, और पहली यहाँ पर जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो है साई इंगवेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एमजे अकबर। ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क यानी कि फर्स्ट डाई स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? तो डाई स्काई पार्क आमतौर पर एक पार्क या फिर वेधशाला के आसपास का एरिया होता है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। उद्देश्य इसका डार्क स्काई संचलन का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना होता है। फिर जनवरी 2024 में दीव में आयोजित पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो ये बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश ने टोटल यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल के साथ में 18 मेडल हासिल किए हैं, और इसमें मुख्य अतिथि थे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। और आयोजन ये हुआ था 4 से 11 जनवरी 2024 के बीच में, और कुल खेल यहाँ पर खेले गए हैं 8। फिर है भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। ऑप्शन नंबर ए। तो सेना अपने इतिहास को भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहती है, तो इसीलिए इसने शुरू किया, और इसमें 1948 के जम्मू कश्मीर संघर्ष, फिर गोवा मुक्ति, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, इन सबसे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर संरक्षित की गई है। फिर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है? तो ये किया हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? जिसकी मतलब सैलरी जो आय है, मतलब वार्षिक आय जिसकी 1.80 लाख से कम होती है, तो उनके परिवार में 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर जनवरी 2024 में किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है UAE दुबई में। ऑप्शन नंबर ए। आयोजन हुआ है किसके द्वारा? विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है गैर संचारी गंभीर रोग आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन, और इस सम्मेलन में रोग मुक्त समाज बनाने के लिए किफ़ायती और निवारक के रूप में आयुष को दर्शाया जाएगा। फिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है NH66 पे। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टील स्लैग रोड तकनीक ये क्या होती है? तो अधिक मजबूत और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि यहाँ पर कहलाई जाती है। फिर पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के सम्मान में 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस ये कब मनाया गया? तो ये आपका बना है कब? ये बना है 14 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। ऑप्शन नंबर ए। तो 2 वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन की 8वें संस्करण का उद्घाटन 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया, और इसका विषय था अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना और भारतीय नागरिक उड्डयन एट 2047 के लिए एक मंच को तैयार करना। फिर इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जया जेटली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारतीय सेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनाया गया था, और ये भारतीय सेना के सम्मान में मनाते हैं, और इसी की याद में हम 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। फिर एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए।
उद्देश्य क्या है इसका, तो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है साइमा वाजिद को। ऑप्शन नंबर सी। साइमा वाजिद की बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उनकी बेटी है। WHO की बात करें, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1948 और महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है, तो शिक्षा दिवस की बात करें मना है 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया, तो ये हुआ है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और ये सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों दिया गया, तो ये पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। फिर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ताई जू यिंग जो कि ताइवान से है। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष एकल की बात करें तो ये जीता था CU क्यू ने जो कि चीन से है। आयोजन हुआ था इसका 16 से 21 जनवरी। कहाँ पर, केडी यादव स्टेडियम में। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में। फिर भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया, तो ये होगा मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुलुकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो केंद्र सरकार है वो फंड करेगी 60 करोड़ रुपए का अनुदान जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। फिर जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है, तो ये बना है आपका जापान। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जापान बना है 5वां देश। इससे पहले 4 देश कौन थे, तो थे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत। और ये मून, इसका जो मिशन है वो है स्लिम जो कि है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, जिसको हमने शॉर्ट में बोला है स्लिम। फिर दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाया, तो ये जगमगाया अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कब, जब रामलीला की हमने स्थापना की थी, प्रतिष्ठान हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को। फिर पराक्रम दिवस 2024 जिस दिन हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 127वीं जयंती बनी है। कब, ये बनी है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। फिर किस देश में पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो ये शामिल किया है कहाँ, किसने, सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ये आपके लिए फैक्ट है, याद रखना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। और थीम है इस बार की पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, यानी कि लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इसकी थीम है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको हमने कवर कराए हैं लास्ट मंथ और इस मंथ के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आपके सारे पार्ट्स आएंगे हर हफ्ते जिसमें मैं आपको टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ और ऐसे ही पूरी सीरीज चलेगी और आपके पूरा 2024 यहाँ पर कवर हो जाएगा। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और जो इसका पहला पार्ट हो चुका है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं टेस्ट का टर्न, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप मुझे बताओगे। ये आपको बताना, इसमें यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही नाम दिए गए हैं, वो पूरे आपको पाँचों के पाँचों नाम यहाँ पर बताने के, किन 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है उन सभी के नाम आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है। यहाँ पर आप ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जनवरी की भी ई बुक आ चुकी है जिसमें आपका लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट कर चुके हैं हम लोग जनवरी का करंट अफेयर। इसको आप परचेज़ कीजिए वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर भी आपको इसकी डायरेक्ट लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। ऐप भी हमारा लॉन्च हो चुका है जो कि रवि स्टडी IQ GK के नाम से, इसको भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली की क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।